जय हिंद डॉक्टर्स। क्या कह रहे हो? एथाइलिन ग्लाइकोल का क्या रहा है? अमाउंट 1.6 आ रहा है। 800 आंसर है। 800 आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है 800। यार पर मैंने आपको कहां तक कराया? चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म है ना? होमवर्क दिया था कुछ? कौन सा था? इथाइलिन ग्लाइकोल वाला और ऑस्मोटिक प्रेशर के दोनों क्वेश्चन करा दिए थे। हाँ अच्छा ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल वाला बताना कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, इथाइलिन ग्लाइकोल का अमाउंट पता करना है। मास सॉल्वेंट का है 4 kg। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन की कितनी है? बस -6 डिग्री सेल्सियस है ना। अभी तो देख लो, ये हो गया होगा क्वेश्चन है ना। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का गिवन है तो यहां पर अपन बोल सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन? सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.86 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल 62 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में डायरेक्ट दे रखा है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये गया तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 है ना। ये गया 0.03, तो W भी आ जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.03। ऊपर 100 जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 3 800 ग्राम। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा कंप्लीट करा दिया, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है ना। तो फिर आगे सुनो। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला याद है? याद करो, मैंने आपको केस 2 में याद करा दिया था। पी नॉट ए माइनस ऑन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। सेकेंड और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करने का तरीका बता दिया था। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी है। ठीक है, अच्छा। अब अगर बात करें तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सुनना बस अब ध्यान से, क्योंकि अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा फिर। सुन लो अभी। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो दी थी वो दी थी विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने। किसने दी थी? विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने दी थी। ठीक है, ये विलहेल्मी नहीं है। विलहेल्मी का खानदान अलग था, विलहेल्म का खानदान अलग था, है ना। मैच मत कर देना, और याद करो कहीं ना कहीं ओस्टवाल्ड नाम सुना है। ठीक है, तो ये किसने दी थी थ्योरी? विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने दी थी। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसने दी थी? विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने दी थी। बस ऑस्मोटिक प्रेशर में जो कैलकुलेटिव पार्ट था आखिरी का, वो वेंटहॉफ ने दिया था, है ना। वो किसने दिया था? वेंटहॉफ ने। अब वेंटहॉफ की बात करें, विलहेल्म ओस्टवाल्ड की बात करें, विलहेल्मी की बात करें, अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस की बात करें, या अपन क्लॉसियस क्लेपेरॉन की बात करें, मैक्स स्ट्रॉर्ड्स, विलियम लुइस की बात करें, ये सारे केमिस्ट जो थे ना, ये सब क्लासमेट थे। सबके सब क्या थे? क्लासमेट थे। जैसे केमिकल काइनेटिक्स के बाद अपन ने सोल्यूशन पढ़ा, है ना, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। अरे चैप्टर दोनों एक ही क्लास में पढ़े तो वो भी साथ साथ एक साथ ही पढ़ते थे। ठीक है, ये मिटा दो ना। हाँ, तो अब ऐसा हुआ कि जो केमिस्ट की लाइफ होती है ना, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट की लाइफ होती है, बहुत गजब की होती है। क्यों? क्योंकि उनको जिंदगी भर रिसर्च करनी पड़ती है। 10-15 साल से पहले तो वो कुछ निकाल ही नहीं पाते हैं, है ना। इतना टाइम लग जाता है उनको। और कभी कभार छोड़ो, बहुत बार ऐसा होता है कि बुरी जिंदगी निकल जाती है, कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। कुछ कुछ किस्मत वाले होते हैं जो कर बैठते हैं, पर मैक्सिमम कुछ नहीं कर पाते। अब हुआ यह था कि अरेनियस जो थे, उन्होंने इक्वेशन दी थी, अरेनियस इक्वेशन। भले वो अब मर मुरा जाए, उनको फर्क नहीं था, क्योंकि वो
एक दे चुके थे, है ना। अब ऐसे बात करें, क्लॉसियस क्लेपेरॉन एक आ गया, है ना, उनका भी। विलहेल्म ओस्टवाल्ड नहीं दे पाया था, विलहेल्मी ने दे दिया था। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ओस्टवाल्ड ने नहीं दिया था, पर बीच में नहीं बोलना, है ना, नहीं तो पीछे जाके बैठो और मन में बोलो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो विलहेल्मी ने दे दिया था, है ना, विलहेल्मी ने दे दिया था, क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने दे दिया था, अरेनियस ने दे दिया था, मैक्स टॉर्च, विलियम लुइस ने, दोनों ने साथ साथ दिया था, एक साथ दिया था, पर एक ही दिया था, है ना। तो ऐसे लगभग लगभग उसके सारे जितने भी फ्रेंड्स थे, वेंट हॉफ ने भी दे दिए थे, दो दो चीजें दे दी थी। याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन पढ़ी थी, वेंट हॉफ इक्वेशन, यहां पर भी अपन ने देखा था, है ना। तो वेंट हॉफ ने भी दे दिया था। अब पता है ये जो विलहेल्म ओस्टवाल्ड था ना, अब विलहेल्म ओस्टवाल्ड पूरा नाम नहीं लेंगे, ओस्टवाल्ड, है ना, ये ओस्टवाल्ड था, ये अपने आप को कोसता था कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना खून पसीना लगाता हूं, पर कुछ निकल ही नहीं पा रहा है ना, कुछ भी नहीं हो पा रहा है उससे। पर उसके दोस्तों ने कामयाबी छू ली थी, है ना। अब बहुत बार उसको अपने आप को कोसता था, पर उसके जितने भी दोस्त थे ना, जितने भी दोस्त थे, उसको हमेशा क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, कोई बात नहीं, होगा, टेंशन मत लो, कभी ना कुछ रिसर्च हो पाएगी, हो जाएगी, है ना, हमेशा मोटिवेट करते थे। पर उसको ऐसा लगता था टॉन्ट मार रहे हैं, उसको क्या ऐसा लगता था, टॉन्ट मार रहे हैं। अब हुआ ये था कि एक दिन ओस्टवाल्ड को सपना आया, उसने सपना देखा रात को, और अगले दिन दुनिया के सामने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पटक डाली, रातों रात उसने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट करा और दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दी कि ये रही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ वो डाइल्यूशन लॉ भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करो, 5 हो गई। वो बहुत हवा में, बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल सर पे बैठ के नाच रही थी उसके, जो भी दिखता था सबकी उतार के रख देता था, सबकी लंका लगा देता था। अरेनियस, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट कितने, 5। क्लॉसियस क्लेपेरॉन 5 5। मैक्स टॉर्च, विलियम लुइस, दोनों ने मिलकर, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा, यह 5। अब ऐसे जो भी दिखता था सबकी उतारता था। वेंटॉफ को ये चीज समझ में नहीं आई। वेंटॉफ इसका खासम खास दोस्त था, बिल्कुल पक्कम पक्की वाली दोस्ती थी, ईमानदारी वाली दोस्ती थी। उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी। कभी कभार वेंटॉफ की भी उतार दी उसने। उसको इसलिए अच्छा नहीं लगा कि उसने उसकी उतारी नहीं, वो सबकी ऐसी उतारता था। उसको बहुत दुख हुआ कि यार मेरा जो दोस्त है ना, वो गलत रास्ते जा चुका है। उसने सोचा इसको सही ट्रैक पे लाना पड़ेगा। अब इवन इतनी ज्यादा कामयाबी बिल्कुल सर पे नाच रही थी कि न्यूटन और आइंस्टाइन को भी उसने खत लिख दिए थे, सावधान रहना मेरे से, मैं तुम्हें पीछे करने आ रहा हूं। भाई न्यूटन और आइंस्टाइन की हर जगह टांगे घुसी रहती थी, 8-8 10-10 चीजों के नाम थे उनपे, है ना, 8-8 10-10 चीजें उन्होंने निकाल ली थी। तो उन्होंने उनको भी कह दिया सावधान रहना मेरे से, मैं 5 कर चुका हूं और तुम्हें जल्दी ही पीछे छोड़ दूंगा, है ना। अब ये ऐसे कामयाबी बिल्कुल नाच रही है सर पे। अब उसने वेंटॉफ ने सोचा इसका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेंटॉफ को इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया था। कैसे आइडिया था, याद करो, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर में जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करी थी, फॉर्मूला डिराइव करा था, वो वेंटॉफ ने ही करा था। तो वेंटॉफ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया था, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया था, और इसको यह भी पता था कि इसने गलती कहां पर करी है। अब हुआ क्या, एक दिन वेंटॉफ घर पे आया, किसके घर पे, ओस्टवाल्ड के घर पे। और ओस्टवाल्ड ने एकदम से देखा वेंटॉफ कैसे आ गया आज। वेंटॉफ का नेचर पता है क्या था, वो बिल्कुल शांत नेचर का रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था, फालतू की चटर पटर नहीं करता था, पर जब भी बोलता था इतना सटीक बोलता था कि सामने वाले को उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वो बिल्कुल हमेशा प्रूफ के साथ बोलता था, डेटा के साथ बोलता था, ऐसे हवा में बातें नहीं करता था। और उसकी हर जना बात सुनता था। जो केमिस्ट की लॉबी थी ना, पूरी पूरी सबके सब उसकी बात जरूर सुनते थे, ठीक है। और इंटेलिजेंट भी बहुत था।
अब एकदम से उसने देखा कि यार वेंट ऑफ मेरे घर पर आ रहा है, तो उसको ऐसे लगा शायद मेरे को बधाई देने आ रहा है, 5-5 है मेरे नाम। होता है ना, कामयाब इंसान के सिर पे ये आता है कि यार ये कामयाब हो गया मैं आज, इसलिए पूरी दुनिया मेरे पीछे नाचेगी। तो उसको ऐसा लगा। और वेंट ऑफ कहां से, कैसे कैसे आना हुआ आज, कैसे आ गए? अरे यार बस मैं यूं निकल रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ एक चाय पी के चलूं। अच्छा, पी लो पी लो पी लो। अच्छा ओस्टफॉल यार, मैंने सुना तुमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है यार, उसके बारे में कुछ बताओ ना यार, थोड़ा सा। थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ही काम करा था और तुम्हारी हेल्प भी करी थी। थोड़ा बहुत आइडिया बताओ ना यार, कि है क्या, एक्चुअल में क्या है? अच्छा, चोरी करोगे? अभी पेटेंट लिखने दो, एक बार मेरे नाम पेटेंट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अरे यार मैं थोड़ी ना करूंगा यार, मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। चलो ठीक है, एक ही बता दो, थोड़ी सी बता दो, है क्या, मुझे भी तो पता पड़े। क्योंकि सब मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त है तो उसने क्या कर लिया ऐसा, कैसे कामयाबी मिल गई एकदम से, वो भी 4-4, या एक नहीं मिलती है 4-4 लेके बैठ गए, है ना? तो कहा कि चलो ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, बहुत खास दोस्त हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा, बस सिर्फ एक। कौन सी बताई उसने? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। कोई सी भी सेकंड ले लेते हैं अपन, है ना, समझने के लिए सेकंड ले लेते हैं, है ना? उसने कहा मैंने एक जादू करा है। जादू क्या करा है? पानी में अगर मैं यूरिया डालता हूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये जादू करा है मैंने। कहा कि दिखाओ यार कैसे करा ये। तो उसने बोला देखो, यूरिया का अगर 1 मोल लोगे और सॉल्यूट का 1000 ग्राम लोगे, सॉल्वेंट का 1000 ग्राम लोगे, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का कितना ग्राम? 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो वाटर लिया आपने। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, 1 किलो वाटर। 1 किलो वाटर लिया, सॉल्यूट के 1 मोल लिए, सॉल्यूट कौन है? यूरिया। तो यहां से क्या करो, थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले की मदद से। तो उसने बोला डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये 1 मोलल जैसा नजर आ रहा है, 1 मोलल, छोटा एम, मतलब कह सकता हूं डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया? केबी के बराबर। ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू ही। एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सपेरिमेंट करके, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोल्यूशन रेडी करना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, एक बर्तन लिया और बर्तन में क्या ले लिया? 1 किलो पानी ले लिया, है ना? अब 1 किलो पानी में इसने क्या डाला? अपने हाथों से 1 मोल यूरिया डाला, अपने हाथों से 1 मोल यूरिया डाला, डाला, हिलाया और सोल्यूशन बनाया। जब सोल्यूशन बनेगा तो मैं कह सकता हूं इस सोल्यूशन में कितना यूरिया होगा? 1 मोल ही होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की मदद से जो वैल्यू आई डेल्टा टीबी की, वो किसके बराबर आ गई? केबी के बराबर आ गई। और उसने वेंटॉफ को बोला देखो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर है, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तालियों पे तालियां मार रहा था यार, क्या मजेदार चीज निकाली है। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये एक एक्सपेरिमेंट तुमने करा मेरे सामने। एक और करके दिखाओ ना, सिर्फ एक और बार, एक छोटा सा एक और बार कर दो, मुझे अच्छा लगा, बस एक और बार कर दो। अब क्या होता है कि किसी की तारीफ करते हैं ना, तो डूब जाता है उसमें। उसने कहा यार एक और बार, और वेंटॉफ जैसा शख्स तारीफ कर रहा था। ठीक है यार, तो कह रहा है एक और करके दिखाता हूं। उसने लिया, नेक्स्ट लेंगे ग्लूकोस। नहीं, ग्लूकोस मत लेना, NaCl लो, नमक लो, नमक। क्यों? क्यों लू नमक? मैं कर रहा हूं ना, मैं अपनी मर्जी से लूंगा। मैंने यूरिया के लिए एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ग्लूकोज के लिए एक्सपेरिमेंट कर रखा है, सुक्रोज के लिए एक्सपेरिमेंट कर रखा है, फ्रक्टोज के लिए एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो मैं ग्लूकोज के लिए करूंगा? नहीं, ग्लूकोज के लिए मत करो, NaCl के लिए करो। और उसके दिमाग में बल्ब जला कि अगर NaCl के लिए कह रहा है और आज ये इतने सालों बाद आया है, जरूर गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है। उसने कहा कि यार मेरा है ना मीटिंग है अभी, तुम जाओ यहां से, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। उसको पता ही नहीं हो क्या बोलो, हड़बड़ाहट, घबरा रहा है,
क्या होता है जब भी अपने सामने नया क्वेश्चन आता है ना, घबराते कि होगा या नहीं होगा, है ना। तो जैसे उसने बोल दिया NaCl करके दिखाओ, कहा कि मेरे घर में NaCl ही नहीं है, बाद में आना, मैं खरीद के लाऊंगा तब करूंगा। जाओ किचन में, नमक पड़ा होगा, लेकर आओ। नहीं है नमक, उसने बोला उसके असिस्टेंट को, नमक लेकर आओ जाओ। असिस्टेंट भी मजेदार, लेकर रेडी बैठा था क्योंकि लंका लगा रखी थी उसने उसकी तो पहले से ही लेकर बैठा था, ये रहा नमक। उसने जैसे ही नमक सुना वो लेकर आ गया, ये रहा नमक। तो उसे कहा ठीक है भाई, अब नमक भी आ गया है तो ठीक है भाई। इसके कितने मोल लिए? 1। पानी कितना लिया? 1 किलो वाटर लिया अब थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, डेल्टा टी भी किसके बराबर आ जाएगा? केबी के बराबर। भाई थ्योरेटिकल वैल्यू में तो कॉपी पेन की मदद से निकल रही है। कितना लिया? 1 मोल, लो डालो 1 मोल। किसमें डालना है? 1000 ग्राम में डाल दिया। डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया? केबी के बराबर। अब अगर बात करें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के लिए सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। बर्तन लिया, पानी लिया, 1 किलो पानी में 1 मोल NaCl डाला, हिलाया और सोल्यूशन बनाया। क्या डाला था? 1 मोल NaCl। पर जैसे ही ये NaCl पानी में गया, बिखर गया। और किस में बिखरा? Na+ और Cl- में। Na+ का 1 मोल, Cl- का 1 मोल। सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर पे डिपेंड करे, ना कि इनके नेचर और आइडेंटिटी पर। फर्क नहीं पड़ता आयन हो या क्या हो, रिलेटिव नंबर चेंज हो गया। डाला था 1, मिले 2। तब आप मुझे बताओ डेल्टा टीबी कितना आएगा? 2 kb आ जाएगा। डेल्टा टीबी आ गया 2 kb। और जैसे 2 kb की रीडिंग आई, पोस्ट वाली यही लटक गया, बिखर गया, फैल गया। ये क्या हो गया? फिर वेंट हॉफ ने उसके मुंह में पानी डाला, लो उठो, चलो उठो, उठो, उठो। घबरा घबरा के उठ रहा है, ये क्या हो गया? उसने बोला ये इलेक्ट्रोलाइट है, तुमने अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट करे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए करे थे। और परेशानी हो गया, परेशान में आ गया। उसको इस चीज का डर नहीं था कि ये छिन जाएगी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छिन जाएगी। उसको डर इस बात का था कि उसने हर जगह एक एक की उतारी थी और बार बार उतारी थी। अब सब मिलकर एक एक करके, बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? अब हुआ ये, सुनना आगे, पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा ये, है ना। घबरा गया वो, भाई मेरे दोस्त मेरे को बचा ले, मेरे को इस दुनिया से बचा ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस लॉबी से ही बाहर ना निकाल दिया जाऊं मैं। उसने बताया यार मैंने एक गलती और कर दी, मैंने आइंस्टाइन और न्यूटन को भी खत लिख दिए थे, जो प्रेसिडेंट है बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं उस लॉबी के, उनको भी डरा दिया था मैंने। बचा ले मेरे दोस्त। अभी कैसे? याद करो वो दिन जब तुमने क्या क्या करा था। एक काम करो, एक और एक्सपेरिमेंट करो। अब मैं कह रहा हूं तो करो, तो करो। वो बिल्कुल नौकर बन गया तो। हाँ बोल भाई क्या करना है बता दे। ग्लूकोज के लिए करके दिखाओ, ग्लूकोज के लिए आता है, ग्लूकोज के लिए। एसिटिक एसिड के लिए करो। नहीं है घर में एसिटिक एसिड, कोई बात नहीं, ये रहा एसिटिक एसिड अब तो करो। पानी में डालूं? पानी में नहीं, ये बेंजीन, बेंजीन में डालो। 1 मोल 1000 ग्राम में। डेल्टा टीबी कितना आएगा? केबी। पर इसको बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करने के लिए सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब कह नहीं सकता था बर्तन नहीं है करना पड़ेगा अब उसको, वरना उसका दुश्मन तो सामने खड़ा है पास में, असिस्टेंट, वो ले आएगा। अब हुआ क्या? 1 किलो पानी लिया, 1 किलो पानी में 1 मोल एसिटिक एसिड डाल दिया, सॉरी 1 किलो बेंजीन में 1 मोल एसिटिक एसिड डाल दिया। अपने हाथों से 1 मोल डाला,
जैसे ही इसमें डाला, हिलाया और सोल्यूशन बनाया, क्या बनेगा? टाइमर बन जाएगा। अब बहुत सारी बातें आपको खुद ही समझ में आने लग गई होगी, है ना? क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाएगा। मतलब अब यहां पर CH3COOH होल ट्वाइस में मिलेगा। और मजेदार बात यह है, डाला था 1 मोल, मिलेगा आधा मोल। अब आप मुझे बता दो, जब इतना समझ में आ रहा है, डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा? केवी बाय। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? वो और घबरा गया, यहां भी वैलिड नहीं है उसके फॉर्मूले। पकड़ के बैठ गया, कहीं वापस ना गिर जाए, ये लात मार मार के उसको उठाएगा। अब हुआ क्या? गड़गड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा कि बचा ले मेरे दोस्त मेरे को, मुझे इस दुनिया में ही रहना है और तुम लोगों के साथ ही रहना है और जिंदा रहना है। तो उसने कहा कि याद रखना, ये सारी चीजें तुमने मेरे सामने करी थी, और अगली बार किसी की उतारो तो याद रखना तुमने मेरे पैर पड़े थे, तुम रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। ये पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगली बार मैंने सुना कि तुमने किसी की उतारी, यूट्यूब और ट्विटर पे डाल दूंगा मैं। नहीं, बस मेरे को बचा लो। तो उसने बोला एक काम करो, अब तुमसे कोई कहे कि ये गलत है तो तुम बोलना मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। क्या हो गई? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। और मैं यहां पर एक करेक्शन फैक्टर इंक्लूड करना भूल गया। क्या इंक्लूड करना भूल गया? करेक्शन फैक्टर इंक्लूड करना मैं भूल गया। और उस करेक्शन फैक्टर को मैंने अभी तक तो कोई नाम नहीं दिया है, मैं खुद करेक्शन फैक्टर बोलता हूं। किसने बोला? ये वेंट ऑफ ने। और बोला मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल आई से, क्योंकि स्मॉल आई से कुछ है ही नहीं। कैपिटल आई की भी बात करें तो कैपिटल आई क्या बताता है? करंट के बारे में बताता है ना? एम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, एस, सब ऑक्यूपाइड है लेटर्स। तो उसने बोला मैंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करता हूं उसको। अब वेंट ऑफ क्या कर रहा है? ओस्टवाल्ड को समझा रहा है कि अब पढ़ लो यहां पर चुपचाप बैठकर, किसी ने बाहर पूछ लिया लंका तुम्हारी लगेगी, चुपचाप सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, कौन बोल रहा है? वेंट ऑफ। किसको बोल रहा है? ओस्टवाल्ड को। अब वेंट ऑफ देखना चाहता है मेरा दोस्त कितना इंटेलिजेंट, अभी पकड़ता हूं। मुझे एक बात बताओ, मैं वेंट ऑफ, आप ओस्टवाल्ड, सुनो इधर। मुझे एक बात बताओ, करेक्शन फैक्टर लगाना है, करेक्शन फैक्टर किधर लगाऊं? थ्योरेटिकल वैल्यू पर या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर? घोचू, ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट को करेक्ट करते हैं। ये तो करेक्ट है, इसी को गलत करोगे क्या? इधर लगाना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, करेक्शन फैक्टर यहां पे तो 1 ही होगा क्योंकि सेम रिजल्ट आ रहा है, पर यहां पे कितना होगा? 2। मतलब करेक्शन फैक्टर जो आई है उसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी? 2। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अच्छा यहां पे करेक्शन फैक्टर कितना होगा? 1/2। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कह सकता हूं यहां पे ये जो करेक्शन फैक्टर है आई, ये जो आई है ये क्या है? 2 है, ठीक है। और यहां पर ये जो करेक्शन फैक्टर है आई, ये क्या है? 1/2 है। ये बात समझ में आती है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। तो उसने खुद ने बोला कि अब मुझे आई का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखूं मैं? ये एग्जाम्पल मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम्पल याद होगा आपको, है ना? यहां पर करेक्शन फैक्टर कितना है? 1 है ना? याद कर लेना, ये मिटा रहा हूं मैं ये, है ना? ठीक है, यूरिया वाला एग्जाम्पल है ये। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लिखना है, मतलब आई का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? सुनना, मुझे एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, ठीक है? आई यहां पर कितना आना चाहिए? 2। करेक्शन फैक्टर कितना आना चाहिए? 2। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों के साथ ऐसा क्या करूं 2 बराबर हो जाए, 2 के बराबर आ जाए? क्या करूं ऐसा इन दोनों के साथ कि वैल्यू 2 आ जाए? डिवाइड करूं? किसको किससे डिवाइड करूं? थ्योरेटिकल बाय एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल? एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो क्या 2 आ जाएगा? जो आप बोल रहे हो वही कर रहा हूं मैं, गलत होने की आपकी जिम्मेदारी मैं नहीं जानता फिर। अच्छा एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्व बोलते हैं, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल, या मैं कह दूं, गर्मी नहीं लग रही क्या? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलवाऊं नहीं चलवाऊं? बंद क्यों कर रखे हैं?
किसको लग रही है ठंड? तो बेटा कुछ पहन कर आओ। नहीं कुछ पहन कर आओ ना, फिर ठंड लग रही है तो यार। मुझे नहीं लगता ठंड लग रही होगी किसी को। अच्छा इधर देखो, हाँ आपने क्या बताया था? एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। इसको मैं बोल सकता हूं थ्योरेटिकल को कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड को थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, और थ्योरेटिकल को अपन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम को अगर मैं खोलूं तो क्या लिखूंगा? डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही लिखूंगा ना फॉर्मूला। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट? बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं ऐसा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। याद करो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी तो एम ही आता है, वहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैरिटी आती है। मोलैरिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल में भी इनवर्स रिलेशन है। और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, पढ़ी थी, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एनबी अपॉन एनए डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। वहां पर भी एनबी अपॉन एनए आ रहा है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहे हैं, तो इनवर्स रिलेशन होल्ड कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट? बोल सकता हूं ना ऐसे? तो अब आप मुझे बताओ, अगर यही फॉर्मूला मुझे मॉलिकुलर वेट के टर्म्स में लिखना है, तो अब मैं कह सकता हूं आई इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मॉलिकुलर वेट कहां आएगा? डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में। तो मैं कह सकता हूं कैलकुलेटेड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक चीज ध्यान रखना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, है ना? अब बार बार नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, एक बार ही लिख रहा हूं। कैलकुलेटेड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये बात समझ में आ रही है? एक और फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं मैं, दिमाग से आप ही बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, किसके टर्म्स में निकालना है ये मैं आपको बता देता हूं, फिर आप बताना क्या होना चाहिए फॉर्मूला, है ना? मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल यहां पर कितने डाले? 1 मोल। मिले कितने? 2 मोल। यहां पर एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन? मतलब मैं कह सकता हूं ऐसा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 2। बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? 1। ऐसा क्या करूं यहां पर करेक्शन फैक्टर 2 आ जाए? आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन अपॉन आफ्टर डिसोसिएशन? आफ्टर अपॉन, पक्का? तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसो बटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसो। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले की वैलिडिटी यहां पर चेक कर लें, कर लें एक बार। यहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन? एसोसिएशन। तो आफ्टर अपॉन बिफोर करना है। आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? आधा। बिफोर एसोसिएशन कितने हैं? 1। आधा बटा 1 आधा। करेक्शन फैक्टर भी है आधा, मतलब सही फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। एक कहानी सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सको। अगर डायरेक्टली बताता ये कुछ भी समझ में नहीं आता। और आपको होमवर्क नहीं देने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि अगर मैं होमवर्क आपको देता तो एक चीज समझ में आ रही है कि जितने भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं वो सारे गलत हैं, और आपको गलत फॉर्मूले लिखने की और उसकी प्रैक्टिस करने की आदत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब अपन क्या करेंगे, नए फॉर्मूले डेवलप करेंगे इंक्लूडिंग करेक्शन फैक्टर, और अब मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये मिटा रहा हूं मैं, और यहां पर अपन
यहां पर अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे थे, है ना? तो यहां पर अपन 3 केस पढ़ेंगे, ठीक है? पहला केस अपन पढ़ेंगे केस 1 फॉर डिसोसिएशन, ठीक है? फॉर डिसोसिएशन। अब यहां पर देखते जाना। मुझे एक बात बताओ, अपन ने सेकंड एग्जाम्पल पढ़ा था डिसोसिएशन वाला, वहां पर क्या लिया था? NaCl। दिमाग लगाकर जवाब देना। जब NaCl लिया था तो पार्टिकल कितने मिले थे? 2। करेक्शन फैक्टर कितना था? 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, NaCl की जगह अगर मैं KCl ले लूं तो पार्टिकल कितने मिलेंगे? करेक्शन फैक्टर कितना आएगा? 2। अच्छा K2SO4 ले लूं तो कितने पार्टिकल मिलेंगे? K2SO4 3 पार्टिकल मिलेंगे। 2K प्लस, K प्लस के 2, एक SO4 माइनस 2 का 3 पार्टिकल, तो करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? BSO4 लूंगा तो 2 पार्टिकल मिलेंगे, करेक्शन फैक्टर 2। मतलब एक चीज कह सकता हूं मैं, जब जब डिसोसिएशन हो रहा है वहां पर I की वैल्यू 1 से ज्यादा ही है, और I की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, समझ में भी आता है। बट नेचुरल सी बात है, टूट रहा है, बिखर रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं फॉर डिसोसिएशन I क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप मुझे बताओ डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा हो गए या बिफोर डिसोसिएशन? आफ्टर डिसोसिएशन। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन is greater than number of particles before dissociation, ठीक है? थर्ड पॉइंट, मुझे एक चीज समझ में आती है, I की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा। अब अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर? तो कह सकता हूं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में अगर लिखूं तो इनवर्स रिलेशन होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? ऑब्जर्व्ड का या कैलकुलेटेड का? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ आई। कैलकुलेशन ऑफ आई, इसको देखना है यहां पर। आई की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं अपन? आई की कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं? सुनना ध्यान से। NaCl लिया था, है ना? टूटा कितने में? 2 में, तो आई कितना आया? 2, है ना? पर मुझे एक बात बताओ, जरूरी है हमेशा डिसोसिएशन 100% हो? यहां पर अपन 100% मान के चल रहे हैं, पर जरूरी थोड़ी ना हमेशा 100% हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% हो। तो आई एन के बराबर नहीं आएगा, आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर नहीं आएगा। तो अपन को आई का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बात समझ में आ रही है? तो ये अपन करने जा रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं लेट सॉल्यूट बी AX/BY, और सॉल्यूट क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, AX/BY को किस में डाल दिया? वाटर में डाल दिया। किस में टूटेगा? XA + Y + YB - X। अरे एक बात बताओ, AX/BY को तोड़ूंगा तो A के कितने आयन मिलेंगे? X, और B के कितने मिलेंगे? Y। तो XA + Y, YB - X। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो मैं यहां पर बोल देता हूं, टाइम t = 0 पर मान लो इसका लिया था 1, तो ये कितना होगा? 0 0। टाइम t = t पर मैंने मान लिया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये टूटेगा कितना? अल्फा। ये टूटेगा कितना? अल्फा। तो बचेगा कितना? 1 - अल्फा। तो ये बनेगा कितना? X अल्फा Y अल्फा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? X + Y को डिनोट कर रहा हूं N से। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लिया था तो कैटायन कितने मिले? X। एनायन कितने मिले? Y।
तो टोटल आयंस कितने मिले? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को मैं डिनोट कर रहा हूं n से, और n क्या है? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये डेफिनेशन हमेशा फिक्स रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कहलाएगा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये बात समझ में आ रही है? ये कौन समझा रहा है उसको? वेंट हॉफ समझा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। क्या आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। यही होगा, है ना? अब आप मुझे बताओ, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बोल सकता हूं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा? क्या इसको ऐसे बोल सकता हूं 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1? किसी को दिक्कत है तो बोलो। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इतना। बिफोर डिसोसिएशन बताओ ना कितना होगा? बिफोर डिसोसिएशन कितना होगा? 1। क्या मेरे पास ये न्यूमरेटर की वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन? क्या मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन? कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं आई का फॉर्मूला बन जाएगा। आई क्या होगा आफ्टर डिसोसिएशन? कितना? 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बिफोर डिसोसिएशन अपॉन 1। लिखूं या नहीं लिखूं, एक ही बात है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से अल्फा का फॉर्मूला आ गया आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? आप इस फॉर्मेट में फॉर्मूला याद करो या इस फॉर्मेट में याद करो, मुझे तो इस फॉर्मेट में याद है। अब आप मुझे बताओ अल्फा क्या है? वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और मैं बोल सकता हूं आयनाइजेशन, क्योंकि आयंस के केस में क्या होगा? आयनाइजेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब इतना समझ में आ रहा है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा 100% बाय डिफॉल्ट मान के चलना, इफ नॉट स्पेसिफाइड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा कितना होगा? 100%। या मैं कह दूं अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होगी, अल्फा 1 पुट करो, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन के बराबर आ जाएगी। याद करो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के आपने तोड़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले थे? 2। करेक्शन फैक्टर होगा 2। BSO4 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे? 2। करेक्शन फैक्टर होगा 2। K2SO4 में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? 3। तो करेक्शन फैक्टर होगा 3। ये कब? जब अपन अल्फा 100% मान के चल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये समझाया किसने? वेंट हॉफ ने। किसको समझाया? ओस्टवाल्ड को। और बोला चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी। वेंट हॉफ चाहता तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकता था, ये प्रूव करके कि सारी गलत है, और दुनिया के सामने प्रेजेंट कर देता कि ये रही सही। बात समझ में आ रही है? पर उसने कहा कि जाओ खुश रहो। दोस्त था, पक्की वाली दोस्ती थी, ऐसे धोखा नहीं दे सकता था। ओस्टवाल्ड रोने बैठ गया, खुशी के आंसू। क्या दोस्त मिला है यार, बचा लिया इसने मुझे, और साथ ही साथ जो मेरे खोने का जिसका डर था वो भी रिटेन्ड है ना? वो भी चीज क्या है? रिटेन्ड है। तो वो कहकर ही निकलने लग गया। अब ओस्टवाल्ड ने बोला रुको, ये करेक्शन फैक्टर तुम्हारी मेहनत है, तो ये तुम्हारे नाम जाएगी। करेक्शन फैक्टर बोला था ना तुमने, मैं इसको बोलूंगा वेंट हॉफ फैक्टर, और रिप्रेजेंट करूंगा आई से ही। दोनों ने दोस्ती निभाई नहीं निभाई? हेंस प्रूव्ड दोस्ती निभानी चाहिए। कॉपी करो इसको फटाफट।
ये किसी को ठंड लग रही है क्या? इधर ध्यान दो, आगे और पीछे की स्टोरी मत जोड़ो अब। डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब क्वेश्चन में भले इसके आधे मोल दे दे, फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स है ये, एन ऐसे ही निकलेगा, फिर भले कुछ भी दे। लिख लिया? अच्छा सुनो इधर, हाँ हाँ, समझ समझ के लिखना, सुनना ध्यान से। देखो मुझे एक बात बताओ, एक चीज तो आपको भी समझ में आती होगी कि अगर ये स्टोरी नहीं सुनाता तो ये फॉर्मूले समझ नहीं आते कैसे आए हैं, फिर याद करने पड़ते हैं, है ना? पर खुद बताओ, क्या स्टोरी जिंदगी भर याद रहेगी? लड्डू रहेगी, मेरे को ही नहीं रहती है ना? नहीं रहेगी याद। पर एग्जामिनर क्या ये पूछ रहा है कि समझा के दिखाओ? नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि करके दिखाओ। ठीक है, अब इधर सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने को बोल रहा है। अब अपन को क्या करना है, फॉर्मूले याद करना है। ये फॉर्मूले तो अपन ने देख के बता दिए कि हाँ भाई जो स्टोरी सुनाई उसके अकॉर्डिंग यही होने चाहिए। तो याद कैसे करेंगे फॉर्मूले? ध्यान से सुनना। फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है ना, पता है ना, फिजिकल चल रही है। और इसके बाद कौन सी केमिस्ट्री चलेगी? इनऑर्गेनिक, आई ओ सी, है ना? बस ये याद कर लो, और क्या। आई इज इक्वल टू ओ बटे सी। मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशंस चैप्टर में, सॉल्यूशंस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में ही अपन ने फॉर्मूला याद करा है। बात समझ में आ रही है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में अपन ने क्या करा है? फॉर्मूला याद करा है, आई इज इक्वल टू ओ बटे सी, आईओसी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में पूछ ले तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता है डिसोसिएशन में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे और आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी तो ऊपर आफ्टर डिसोसिएशन आएगा और नीचे नीचे बिफोर डिसोसिएशन आएगा। हाँ, क्या ये नहीं? कि कौन पूछ रहा है ये? मुझे एक बात बताओ, इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया और इसके बाद क्या पढ़ाया, और क्या ये अभी तक पढ़ाया? नो। इसलिए मैं कहता हूं समझ समझ के लिखा करो, टीपने में भी दिमाग चाहिए होता है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ इन्होंने ही पूछा, हर बैच में सब यही पूछ रहे हैं, सर इसके बाद ये लिखेगा, ये कहां से आएगा इसके बाद? अब सुनो इधर, समझ समझ के लिखो। अब देखो इधर, देख लो एक बार, है ना? मुझे एक बात बताओ, NaCl को अगर ब्रेक करूंगा तो ये कैसे टूटेगा? Na++Cl-। तो आप मुझे बताओ, एक मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेता हूं तो कितने आयन मिले? 2, तो N की वैल्यू 2। अल्फा के बारे में कुछ कह रहा है क्या?
बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे 100%, तो आई किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? K2SO4 टूटेगा कैसे? 2K प्लस प्लस SO4 -2। कितने आयन मिले? 2 कैटायन 1 एनायन, कुल मिलाकर 3 आयन, तो आई की वैल्यू 3। K4FeCN6 कैसे टूटेगा? 4 K मिलेंगे, Fe कितना मिलेगा? 1। Cn कितने मिलेंगे? Cn माइनस कितना मिलेगा? 6। कितने हो गए? 6 + 1 7। 7 और 4 घोंचू कॉम्प्लेक्स टूटता है क्या? ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये टूटेगा क्या? अब बोल रहे हो 5, पहले कहां थे? गिन रहे थे अच्छे से। 6 + 1 7, 7 + 4 बोला तो 11 भी बोल रहे थे। 4K प्लस प्लस FeCN6 -4, कुल मिलाकर कितना है? 4 कैटायन 1 एनायन 5, आई की वैल्यू 5। मैं तो चाहूंगा कि आपको गलत बुलवाऊं ताकि आपको याद रहे कि क्लास में गलती करी थी यहां पर, इस पॉइंट पर, तो कभी गलती ना करो। पर मुझे एक बात बताओ, इस स्टोरी से फॉर्मूले तो समझ में आ गए, और याद करो आपने ही डिराइव करे थे। फटाफट लिखो। बोलो ना। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट। बंद कर दो, साइलेंट करो उसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये टॉपिक समझ में आ गया आप सभी को? तो यहां से एक चीज समझ में आती है, जो अभी तक अपन ने फॉर्मूले लिखे थे ना चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वो सारे गलत थे, उसको अपन करेक्ट करेंगे, फिर अपन होमवर्क करेंगे, है ना? चैट बॉक्स पूरा भर गया। यस सर, यस सर, यस सर, अच्छे से सर, मस्त। यस सर, वेरी क्लियरली। यस सर, वेरी वेल अंडरस्टूड। गजब। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। लिख लिया? फटाफट लिखो यार, लास्ट क्लास की बात नहीं है। पर उनका भी आप देखो ना, वो 1 जनवरी से है वो, तो फिर उनका एक चैप्टर कम चल रहा होगा, कहीं और फिजिक्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। हाँ, आप दूसरों को कंपेयर मत करो किसी से, दूसरे फेज में क्या चल रहा है आप अपना देखो। सबका खत्म सेम ही टाइम पर होगा, सबकी एंड डेट सेम है, सबकी एंड डेट सेम है। ये नहीं पता मुझे, ठीक है। क्या क्या महीना, क्या किस मंथ में होता है? आपका तो अभी एडवांस वाला है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यार दिवाली तक हो जाना चाहिए आपका। अब वो मुझे नहीं पता, पर मैं, हाँ एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। हाँ हो जाएगी आराम से।
बढ़िया है ना, आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा। और फिर आजकल तो वो टर्म 1 टर्म 2 भी हो गया ना, तो उसका भी लफड़ा रहता है। फिर क्या होता है कि टर्म 1 के बाद आपको बुलाते तो आधे तो यूं ही नहीं आते, आलस आते हैं, है ना। तो बढ़िया, टर्म 1 टर्म 2 से आपका पहले खत्म हो जाएगा, आपको गैप भी अच्छा मिल जाएगा, तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। और फिर जो भी डाउट वाउट जो भी रहे तो आप अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास सेल्फ स्टडी का। तो बढ़िया किया आपने, मतलब ये फरवरी वाले में आज मैं भी फैकल्टी से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा यार टर्म 1 टर्म 2 के कारण एंथ्यूज ना जनवरी या फरवरी में हो जाना चाहिए शुरू, और बच्चों को भी इसमें ले लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि अब फिर अप्रैल में आएगा तो फिर अप्रैल वाला में क्या होगा, स्टूडेंट्स को टर्म 1 के बाद आना पड़ेगा। टर्म 1 के बाद ज्यादा तो नहीं रहेगा, पर फिर भी करीबन 15-20 दिन का तो रह ही जाएगा, 15-20 दिन, एक महीने का रह जाएगा। ठीक है, जैसा भी है सबके लिए अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। आप तो दिमाग में बस ये बात रखो याद, भाई आप एडवांटेज पे होगी, दैट्स इट। और अच्छे से पढ़ो, लपक के पढ़ो। अभी तो पता है कुछ भी प्रेशर नहीं है आपके पास। क्या होगा कि जैसे जैसे एंड आती रहेगा ना, तो फिर बोर्ड की भी क्लास चलेगी, फिर प्रैक्टिकल भी चलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बिल्डअप होता जाएगा। तो बढ़िया है कि आप ये अभी पहले ही खत्म कर रहे हो, पहले ही आपके मैक्सिमम पोर्शन जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो सारे पहले ही खत्म हो रहे हैं ना, तो ये बढ़िया है। और अभी क्या है, बिल्कुल फ्रेश माइंड भी है, इतना ज्यादा लोड भी नहीं है, तो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ भी लोगे, और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। लिख लिया? ये तो लिख लिया होगा यहाँ तक, यहाँ तक लिख लिया होगा। फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा इधर देखो, हम यहाँ तक लिख लिया होगा। किसने लिखा वहां तक? ये नहीं लिखा आपने? फटाफट लिखो, फटाफट, यहाँ तक फटाफट। हाँ वो भी लिखना है, इसके बाद ये भी लिखना है। हाँ जिन्होंने लिख लिया वो ये फॉर्मूला बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। पूरा बोलो 5 बार। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। अल्फा इज इक्वल टू, केस 1 अपन ने पढ़ा है डिसोसिएशन, तो केस 2 क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। केस 2 हो जाएगा फॉर एसोसिएशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एसोसिएशन के केस में अपन ने एक एग्जांपल देखा था, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। वहां पर क्या बन रहा था? डाइमर बन रहा था, ध्यान से सुनना। वहां पर क्या बन रहा था? डाइमर बन रहा था। कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे थे? 2 पार्टिकल एसोसिएट हुए थे, तो करेक्शन फैक्टर कितना आया था? 1/2। अगर मैं कह रहा हूं कि डाइमर बन रहा है तो करेक्शन फैक्टर है 1/2, तो ट्राइमर बनेगा तो कितना होगा? 1/3। टेट्रामर बनेगा तो, मतलब मैं कह सकता हूं जहां जहां एसोसिएशन होगा वहां पर आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, आई इज लेस देन 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ज्यादा होंगे या बिफोर एसोसिएशन? बिफोर एसोसिएशन ज्यादा होंगे, मतलब क्या कह सकता हूं, आफ्टर एसोसिएशन कम होंगे। तो आफ्टर एसोसिएशन कम है और बिफोर एसोसिएशन ज्यादा है। अच्छा अब इधर देखना, सुनना ध्यान से। आई की वैल्यू 1 से छोटी है, आई की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर?
मतलब कह सकता हूं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा, और ऑब्जर्व्ड होगी कम। अगर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ज्यादा तो कैलकुलेटेड मोलर मास होगा कम, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा, ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? आई की कैलकुलेशन करें तो आई की कैलकुलेशन देखना कैसे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आता ये, है ना, इसको समझना एक बार। मान लो मैंने सॉल्यूट लिया है ए कोई सॉल्यूट लिया है, ठीक है। अब मैंने लिए ए के एन पार्टिकल्स और ये कन्वर्ट हो गए ए एन में, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ? एसोसिएशन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, एसोसिएशन। अच्छा कितने पार्टिकल एसोसिएट हो गए, एन पार्टिकल एसोसिएट हो गए, ठीक है। अब खुद देखो ए के पहले कितने पार्टिकल थे, एन पार्टिकल्स थे। जैसे ही ये कन्वर्ट हुए तो एन पार्टिकल्स एसोसिएट होकर एक में कन्वर्ट हो गए ए एन। ये बात समझ में आ रही है? तो मान लो इनिशियली था ये 1 तो ये 0। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान रहा हूं अल्फा तो एसोसिएट कितने होंगे, अल्फा, तो बचेगा कितना, 1 माइनस, ये बनेगा कितना, अल्फा बाई एन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, देखना एन से बन रहा है 1, एन से बन रहा है 1, तो 1 से बनेगा 1 बाई एन, तो अल्फा से बनेगा अल्फा बाई एन, अल्फा बाई एन। ये बात समझ में आ रही है? क्या मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1, बोल सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना है, इतना। बिफोर एसोसिएशन कितना है, 1। वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या बोलते हैं, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन, तो फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल्स टू आफ्टर कितना है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय 1। अब डिवाइडेड बाय 1 करूं या नहीं करूं एक ही बात है। तो यहां से अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? मुझे एक बात बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, और एसोसिएशन में क्या करना, n की जगह 1 अपॉन n कर देना। तो वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये बात समझ में आ रही है? और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। कितने पार्टिकल क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। अब यहां पर अगर अपन बात करें फॉर 100% एसोसिएशन, फॉर 100% एसोसिएशन की बात करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 100% हो जाएगा अल्फा, तो आप मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, 1 बाई एन के बराबर हो जाएगी। इसको 1 पुट करो, ये उधर चला जाएगा, माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, आई किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाई एन के बराबर। और याद करो जब आपने डाइमर बनाया था एसिटिक एसिड का बेंजीन में, तो आपने माना था 100% एसोसिएट हुए हैं। अगर 100% एसोसिएट हुए हैं तो कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए थे, 2। मतलब एन की वैल्यू 2 थी तो करेक्शन फैक्टर आ रहा था आधा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? एन अलग है, आई अलग है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? ठीक है, कॉपी करो इसको, ये लिख लिया ना।
लिख लिया? हाँ इसको भी लिखना है। अच्छा अब इधर देखो, समझ समझ के लिखना। फिर इधर देखो, फॉर 100% डाइमराइजेशन, अगर डाइमराइजेशन 100% हुआ है तो कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं? 2 या 3? 2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। n क्या बताता है? कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए, तो n कितना हो गया? 2। तो i कितना हो जाएगा? 1/2। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है? डिसोसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। डिसोसिएशन में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। टूटे कितने पार्टिकल? 2। 2 में टूट रहा है, तो आई कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि एन क्या है? 2। अब ट्राइमराइजेशन हो रहा है और 100% हो रहा है, तो कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं? 3। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1/3। और टेट्रामराइजेशन हो रहा है, कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए? एसोसिएट कितना हुए? 4। तो एन की वैल्यू 4, आई हो जाएगा 1/4। बात समझ में आ रही है? केस 3, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ठीक है, ये लिख लिया यहां तक? ये तो लिख लिया होगा, ठीक है। फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं? नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। हम्म। पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है बस। याद करो, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन का कौन सा एग्जांपल लिया था अपन ने? यूरिया का। और वहां पे करेक्शन फैक्टर क्या था? 1। खत्म। आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिल्कुल मिटा रहा हूं और आपको लिखना नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल बता सकते हो जहां पर एसोसिएशन भी हो रहा नहीं हो रहा और डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोस, फ्रक्टोस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये मिटा दूंगा। ये तो मिटा दूं? कहां तक?
फटाफट लिखो। लिख लिया? सबने लिख लिया? अब इधर देख लो, अपन ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना? पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलवीपी। फॉर्मूला बता सकते हो मुझे आरएलवीपी का? बोलो ना। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। अच्छा, एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। पर ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए थोड़ा है फॉर्मूला। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए लिखूं तो क्या होगा? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज नियरली इक्वल टू एन बी अपॉन। ये बात समझ में आ रही है? सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम एलिवेशन इन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? ये बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कैसे याद करना था इसको? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, मुझे बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या ये फॉर्मूले सही हैं? गलत है सारे, सारे गलत है। पर ये सही किन के लिए है? इस केस के लिए बस। और याद करो, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं इन पर बेस्ड, सब जगह सॉल्यूट या तो यूरिया होता था, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलता था, या सुक्रोज बोलता था, या ग्लूकोज बोलता था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, इन फॉर्मूले को अपन को करेक्ट करना है। ठीक है, एसोसिएशन के लिए भी लगाना है, डिसोसिएशन के लिए भी लगाना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी लगाना है, सबके लिए लगाना है। तो मुझे एक बात बताओ, एक करेक्शन फैक्टर इंक्लूड करा था अपन ने, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अब आप मुझे बताओ, आई लगाऊं तो लगाऊं किधर? ऑब्जर्व्ड की तरफ या कैलकुलेटेड की तरफ? हाँ? कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व्ड? आई, समझ में आ रहा है ना कहां लगाना है? अब एक बात बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जब सोल्यूशन रेडी कर रहे थे, है ना, जब सोल्यूशन अपन रेडी कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हो रहा था? डिसोसिएशन हो रहा था, है ना? कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही थी, है ना? क्योंकि डाल तो कितना रहे थे? 1 मोल, पर मिलता नहीं था 1 मोल, कुछ और ही मिलता था। तो आप मुझे बताओ, जब सोल्यूशन रेडी करते थे तो गड़बड़ी कौन करता था? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? हाँ, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट गड़बड़ी करता था। सॉल्यूट का या तो डिसोसिएशन होता था या एसोसिएशन होता था। तो करेक्ट किसको करेंगे? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट को? तो जहां जहां सॉल्यूट आएगा वहां वहां करेक्शन फैक्टर आई आएगा, क्योंकि सॉल्यूट को वो क्या करेगा? करेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जहां भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा वहां पर अपन क्या लगाएंगे? आई। तो बताओ ना कहां लगाऊं आई? आई लगाऊं या नहीं लगाऊं? आई, देखो ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इस फॉर्मूले में। आई 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 आई। ये बात सभी को समझ में आई? कभी नहीं भूलेंगे आई, सब जगह लगाना है। किसने दिया था आई? हमेशा लगाएंगे। समझ में आई या नहीं आई? आई। अब आप मुझे बताओ, यहां पे क्यों लगाई आई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है, यहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है, और यहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है। बात समझ में आई या नहीं आई? आप पता है मजे ले रहे हो। सुनना ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, उस बात की गंभीरता को समझो। हर जगह लगाना है, कभी नहीं भूलना है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में आई लगाना ही याद रखना। फिर भले ही ग्लूकोज आ जाएगा तो I1 रख देंगे, पर आदत में डाल देना आई लिखना, हमेशा आदत में डाल देना। क्योंकि अगर इसकी आदत नहीं पड़ेगी ना, तो एग्जामिनर पता है प्यार से NaCl बोल देगा,
और आप वहां पर टू लिखना भूल जाओगे, तो या तो आपका आंसर आधा आएगा या डबल आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? इसलिए मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था। ठीक है, अब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होमवर्क दे देता, खुद सोचो 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, मान लो 50 दे रखे हैं, तो 50 क्वेश्चन में हर जगह ये फॉर्मूला थोड़ी ना लगाते, आई हटा के लगाते, और आई हटा के लगाते तो आदत बन जाती। और एक बार आदत बन जाती, फिर मैं कहता अब सही करो आदत, तो गड़बड़ हो जाती। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो आपका होमवर्क अब क्या है, सुनना ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 1 ही सॉल्व करनी है बस, सिर्फ 1। और कौन सा सेक्शन करना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला नहीं करना है ना? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अपन प्रैक्टिस करेंगे, पर जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आप करोगे ना, हर क्वेश्चन में आई 1 होगा, हर जगह आई 1 होगा। पर ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि ये सोच लेंगे 1 होगा तो क्यों लिखे, नहीं, प्रैक्टिस में डाल देना। जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बार बार फॉर्मूला थोड़ा ना लिखते हैं, पर जब भी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे हमेशा ये 1 जरूर लिखना। एक बार प्रैक्टिस बन गई आई की, मजा आ जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता ये लगाना ही भूल जाती है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। और मैं एक और टेक्निक बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में लगा लेना, भले 1 हो या नहीं हो, हर जगह लगा लेना आप। प्रैक्टिस एक बार सेट हो गई ना, फिर कहीं नहीं भूलोगे। मैं भी खुद बता रहा था ना आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर बार 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 मेरे मुंह से निकलने वाला था ICRT, आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम, हर जगह हर बार निकलता था। और ठीक है, कंट्रोल कर रखा था, है ना? मेरे को तो याद है, पर मैं चाहता हूं कि आपकी भी करेक्ट प्रैक्टिस हो। ठीक है, यहां तक इसको लिखो फटाफट, और इसको अब एक्सपैंड करके भी लिखेंगे। केसरी तो लिखो ना यार। हाँ, तो बस इतना ही है केसरी, है ना? उसके बाद नोट डाल के लिखना, है ना? इसको और एक्सपैंड करके लिख रहा हूं मैं। अच्छा, 1 मिनट इधर सुनो, लिख लिया?
अच्छा, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन की बात करें ना, इसकी बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि जब भी माइनिंग के दौरान या रिसर्च के दौरान कोई अननोन सब्सटेंस मिलता था, तो उस अननोन सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करते थे। अननोन सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते थे। अब खुद देखिए, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है। और याद करो, ऐसा कोई क्वेश्चन अपन ने करा था ऑस्मोटिक प्रेशर में, जहां पर अननोन सॉल्यूट था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसका अपन ने मोलर मास फाइंड करा था, 300 के आसपास आंसर आया था, है ना। तो ये उसकी एप्लीकेशन है। अब होता क्या है बेसिकली, समझना इसको। माइनिंग वाइनिंग हुई, कोई एक सब्सटेंस मिला, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो केमिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, ये जानकर कि वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ये। अब नॉन वॉलेटाइल है, उड़ नहीं रहा है ना, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, नॉन वॉलेटाइल है, उड़ नहीं रहा है। तो क्या करा केमिस्ट ने, क्या करा, वॉलेटाइल लिक्विड लिया और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट का क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट का सोल्यूशन बनाया है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से अपन मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बार ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगी तो मोलर मास अपने आप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा बेस्ट मेथड है जो एक्यूरेट वैल्यू देगा मोलर मास की? ऐसे कौन सा मेथड है जो एक्यूरेट रिजल्ट देगा? रिजल्ट तो सभी देंगे, पर एग्जैक्ट रिजल्ट कहां से मिलेगा? क्यों? तो क्या हो गया, जब फ्रीज होगा कोई सोल्यूशन, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही तो होगा। सो छोटा छोटा नंबर आता है कहां पर? तो यहां पर क्या था, बड़ा बड़ा आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं इन्होंने, एक पॉइंट सुनना ध्यान से। दो रीजन है इसके, दो रीजन। यहां पर तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन चेंज कैलकुलेट करते हैं, और ये जो चेंज आते हैं ना, बहुत छोटे आते हैं, तो परसेंटेज एरर, चांस ऑफ एरर बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? और यहां पर अपन एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करते हैं। याद करो, अपन ने ऐसे क्वेश्चन करे थे जहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ रहा था 100.52 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीबी कितना हो जाता था, 0.52। डेल्टा टीएफ निकल कर आता था -0.93, -0.62, -1.86। छोटी छोटी वैल्यूज निकल कर आती थी। तो चांसेस ऑफ एरर क्या होते थे, ज्यादा। परसेंटेज एरर क्या होता था, ज्यादा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो डेल्टा टीबी आना चाहिए था 0.52, कितना आना चाहिए था, 0.52 आना चाहिए था। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन अपनी सिंप्लीफाइड हो जाए, इसको ले लो 0.50, ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आना कितना चाहिए था, इतना। अब कोई केमिस्ट है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब बुजुर्ग टाइप के होते हैं सारे, नौजवान तो होते नहीं है, क्योंकि नौजवानी में तो वो पढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि उनको बनाना था 100 ml सोल्यूशन। अब इन्होंने बन गया गलती से 105 ml सोल्यूशन, है ना। तो ऐसे एरर हो सकते हैं, डालना था 62 ग्राम, डल गया 63 ग्राम। तो ऐसे छोटे छोटे एरर हो सकते हैं। इवन जो मशीन अवेलेबल रहती है, वहां पर भी बहुत बार लिखा रहता है कि 5% तक एरर पॉसिबल है यहाँ पर इस मशीन में। अब वो साइंटिस्ट जो है वो बुजुर्ग है, और उसकी मशीन भी उसी की तरह बुजुर्ग है ना। तो 5% की जगह बहुत सारे परसेंट दे रही है एरर, है ना। तो मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आना चाहिए था आंसर 0.50 और गलती से आ गया 0.40। मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस ज्यादा है क्या? 0.1 का ही तो है। पहले एक बात बताओ, जो पूछ रहा हूं वो बता दो, डिफरेंस ज्यादा है क्या? इतना तो एरर चलता ही है, 0.1 तो है ना, 0.1 ही तो है।
पर अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं 20% का एरर है ये। चेंज कितना हो गया 0.1, इनिशियल वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 100, 20% का एरर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन चेंज कैलकुलेट करते हैं और ये जो चेंज की वैल्यू होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बहुत छोटी आती है। पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो एक क्वेश्चन भी करा था जहां पर 49 50 के आसपास ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा था, लास्ट क्लास में करा भी था 48 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर आना है 50 एटीएम, गलती से आ गया 49 एटीएम। एक बात बताऊं, यहां पर तो डिफरेंस सिर्फ 0.1 का ही लिया था, यहां पर फिर भी मैं पूरे 1 का ले रहा हूं। पर यहां पर आप खुद देखो परसेंटेज एरर सिर्फ 2% है। चेंज कितना 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल 50 इंटू 100, 2% ओनली। तो बेस्ट रिजल्ट कहां से मिलेंगे? यहां से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे बेस्ट रिजल्ट क्यों मिलेंगे? दूसरा रीजन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसी सिर्फ एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो रूम टेम्परेचर पर मेजर होती है। जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस स्टेबल है, उसी टेम्परेचर पे मैं क्या कर रहा हूं? कैलकुलेशन कर रहा हूं। पर अब आप खुद देखो, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, इनको तो बहुत हाई टेम्परेचर पे सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, एक को फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। अब अपन को थोड़ी ना पता है कि वहां पर या यहां पर वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? और जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरली अपन यहां से जो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, इनका निकालते हैं, है ना। बायोमॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। और याद करो, अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाऊंगा बायोमॉलिक्यूल को, अनस्टेबल होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा और पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो लो टेम्परेचर पर पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, मतलब सोल्यूशन ही नहीं रहेगा। तो मोलर मास किसका निकालोगे? बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो बेस्ट मेथड कौन सा? ये दो रीजन है इसके, तो यहां पे लिखना, इसी में लिख लेना यूं ही, बेस्ट मेथड। ये लिख लिया ना सबने? तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो ऐसे करके, लिखो यहां पर ऐसे करके। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, आपको यूं वाला एरो करना है ना। कहीं भी जगह हो वहीं कर लो यार, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जहां करना है कर दो। बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट, बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट molecular weight of, best method to calculate molecular weight of, best method to calculate molecular weight of biomolecules such as, biomolecules such as proteins, comma polymers, comma macromolecules, etc. proteins, polymers, macromolecules, etc. ठीक है। अब नीचे लिखना रीजन करके, पहला रीजन, पहला रीजन इसमें लिखना, in rest of the colligative property, 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 changes are needed, changes नहीं, change are needed, change are नहीं, change is needed। बैठ के क्या हो रहा है? ग्रामर गड़बड़ हो रही है मेरी। in rest of the colligative property, change is required या change is needed, change is needed, which comes out to be, which comes out to be very small, which comes out to be, which comes out to be very small for dilute solutions, for dilute solutions, full stop।
But in case of osmotic pressure, but in case of osmotic pressure, no change is needed. No change is needed. No change is needed. And its value is quite high. No change is needed, and its value is quite high, even for, and its value is quite high even for dilute solutions. And its value is quite high even for dilute solutions. Next point लिखेंगे. Reason का second point. Quite high even for dilute solutions. And its value is quite high even for dilute solutions. Next point लिखेंगे. Next point लिखेंगे. Osmotic pressure is the only colligative property. Osmotic pressure is the only colligative property. Osmotic pressure is the only colligative property which is measured at room temperature. Which is measured at room temperature. Which is measured at room temperature without changing the nature of substance. Without changing the nature of substance. Full stop. Without changing the nature of substance. Without changing the nature of substance. Full stop. At very high temperature. At very high temperature, biomolecules are generally unstable. At very high temperature, biomolecules are generally unstable. ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, denaturation of proteins takes place. Denaturation of proteins takes place. Denaturation of protein takes place. And polymers have less solubility. And polymers have less solubility. ठीक है. ठीक है. क्या क्या बोर्ड में क्यों पूछे? बोर्ड में नहीं पूछेगा. वो ये पूछेगा, वो ये पता है क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि बेस्ट मेथड कौन सा है. ऑस्मोटिक प्रेशर. ये हो सकता है कि पूछ ले कि क्यों है. इतना लंबा नहीं, वो कुछ शॉर्ट में कुछ ना कुछ दे देगा, परसेंटेज एरर या कुछ भी ऐसे दे देगा, है ना. हाँ, मुझे एक बात बताओ, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले अपन को याद है ना. अब अपन ने यहाँ पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी. एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था बेंट ऑफ फैक्टर. दो फॉर्मूले देखे अपन ने अल्फा के. फटाफट पहला फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1. ये वाला कौन सा फॉर्मूला है? डिसोसिएशन का, एसोसिएशन का? अल्फा का फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए. एन की जगह क्या करना है? 1 अपॉन एन रखना है. ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखो फटाफट. पहला क्वेश्चन लिखेंगे. फाइंड I for AlCl3. Find I for AlCl3 if it undergoes 50% dissociation. If it undergoes 50% dissociation. करिए फाइंड. क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही है, 5/2. AlCl3, सबसे पहले तो इसकी n की वैल्यू निकालो. n कितना हो जाएगा? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे? 4. बिल्कुल सही कह रहे हो. इसको जब ब्रेक करेंगे तो मिलेगा Al+3 प्लस 3Cl-. टोटल कितने हो गए पार्टिकल? 4. बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो. कितना आ रहा है?
पीछे आ गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा कितना 0.5, आई माइनस वन, एन कितना है 4 माइनस वन, ये कितना हो गया 3, 3 इंटू 0.5, 1.5, 1.5 प्लस 1 2.5, तो आई की वैल्यू आ गई 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, if degree of association, if degree of association of A, if degree of association of A is 40%, comma, is 40%, A capital A is 40%, comma, Vent of factor is, Vent of factor is और रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है। करिए, अल्फा यहां पर 40% दे रखा है, आई निकालना है। सबसे पहले तो ये बताओ एसोसिएशन या डिसोसिएशन? हाँ, एसोसिएशन। कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं? 1/4, 4 हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले सिर्फ ए अकेला था, अब 4 4 के साथ है, तो कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए? 4। एन कितना आ जाएगा? 4। 0.7 बिल्कुल सही है। किसी का नेगेटिव तो नहीं आ रहा? देखो किसी का नेगेटिव आ रहा होगा। अल्फा इज इक्वल टू यूज करेंगे आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन। और किसी का आया? कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है, आएगा 0.7। बाकी भी निकालो फटाफट। देख लेते हैं एक बार, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा की जगह क्या रखूंगा? 0.4 इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन 1/4। ध्यान रखना एन 4 है, पर यहां पर अपन क्या रखेंगे? 1/4। 4 मत रख देना गलती से, -1। तो ये कितना हो गया? -3/4। -3/4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू, अच्छा 0.4 को लिख सकता हूं 4/10 इंटू -3/4 इज इक्वल टू आई माइनस वन। ये कितना हो गया? -3/10, 1 इधर जाएगा तो आई हो जाएगा 1 - 3/10, ये आ जाएगा 7/10, ये आ गया 0.7। साइन का ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं? क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द वेट ऑफ NaCl, calculate the weight of NaCl which must be added to 100 gram of water. Calculate the weight of NaCl which must be added to 100 gram of water so that freezing point is depressed by, so that freezing point is depressed by, so that freezing point is depressed by 3.72 Kelvin. ये 3.72 क्या है? डेल्टा TF. So that freezing point is depressed by 3.72 Kelvin. ब्रैकेट में लिखना KF is equals to 1.86 Kelvin kg मोल इनवर्स। वैसे वैल्यू याद होनी चाहिए।
so that freezing point is depressed by 3.72 Kelvin. निकालो मास. बिल्कुल सही है 5.85. NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5. और किसी का है 5.85? बिल्कुल सही आ रहा है. देख लेते हैं एक बार. देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा. देखो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तो एक ही फॉर्मूला आता है. बोलो ना एक बार. डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू M. डेल्टा TF दे रखा है 3.72. मुझे एक बात बताओ, अल्फा तो दे ही नहीं रखा है. बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे 100%. स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं देखना है, बाय डिफॉल्ट मान लेंगे 100%. तो यहां पर अपन ऐसे कह सकते हैं, इफ अल्फा इज नॉट मेंशन्ड देन अज्यूम 100%. ठीक है. तो अगर अल्फा 100% है मतलब कह सकता हूं आई किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर. और NaCl के लिए एन अपन ने कैलकुलेट भी करा था, कितना होता है 2. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कितना हो जाएगा 2 फॉर NaCl. तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू KF की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कौन है NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास है 100. ये ग्राम में रखा है तो इंटू करूंगा 1000 से. ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है पर इसको जीरो मत कर देना. ये 1 है. तो वेट आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 10 5.85 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. बोलूं अ कंपाउंड, पहले लिख लो फटाफट इसको. A compound PdCl4, a compound PdCl4 dot 6H2O, बोर्ड पे लिखा हुआ है. A compound PdCl4 dot 6H2O, a compound PdCl4 dot 6H2O is a hydrated complex, is a hydrated complex, full stop, is a hydrated complex, full stop. 1 molar aqueous solution of it, 1 molar aqueous solution of it has freezing point. 1 molar aqueous solution of it has freezing point 269.28 Kelvin. 269.28 Kelvin. Full stop. Assuming 100% ionization of complex, assuming 100% ionization of complex, the correct